स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं कि हमारी कंट्री में बहुत सी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशंस है वो वर्क करती है। इससे पहले मैंने आपको पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन किया था कि रियल में हमारा वित्तीय प्रणाली क्या है भारत में। अब आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशंस कि हमारे देश में बहुत सी वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं काम करती है, तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। देन व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशंस कि रियल में वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं एटलीस्ट होता क्या है। तो वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं का मतलब है जो मार्केट में इन्वेस्टर्स और सेवर्स दोनों के बीच में एक चेन का काम करती हो, एक कड़ी का काम करती हो, उसको हम वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं कहते हैं। कि धन उधार देने वाले, वित्त बाजार में धन उधार देने वाले और धन उधार लेने वाले के बीच में जो कड़ी का काम करने वाली संस्थाएं होती है उनको वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं कहते हैं। देन फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशंस मींस दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर वर्क बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स आर नोन एज फाइनेंस इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशंस। जो इन्वेस्टर्स के बीच में, सेवर्स के बीच में वर्क करती हो उनको हम वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के नाम से जानते हैं। Then there are two types of finance intermediary institutions, ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, दो प्रकार की वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं होती है, बैंकिंग और गैर बैंकिंग। देन बैंकिंग मीन्स दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग, जो केवल मात्र दो ही प्रकार का काम करती हो, धन को जमा करती हो और उधार देने का काम करती हो, ग्राहकों की संतुष्टि के लिए काम करती हो, ग्राहकों को सेवाएं देती हो वो, और बैंकिंग एक्ट के अनुसार काम करती हो। देन दीज टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। उस प्रकार की संस्थाओं को हम बैंकिंग संस्थाओं के नाम से जानेंगे। देन अनदर टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। The non-banking institutions are those institutions which accept the amount from public and give as a loan to the public, but there is no banking, no deposit, no lending. No deposit जो है वो डिपॉजिट की फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं होता है, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, इंस्टॉलमेंट एंड एक्सेट्रा। कि गैर बैंकिंग संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जो बैंकिंग का काम नहीं करती हों पर जिन्होंने जनता से जमाएं ले रखी है बट किसी और रूप में, और वो जनता को वापस ऋण देने का काम भी करती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया LIC, GIC, UTI एंड अदर डेवलपमेंट बैंकिंग। एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, RRB एंड एक्सेट्रा। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कि बैंकिंग और गैर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच में डिफरेंस क्या है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू डिमांड, डिमांड के बेस पे जो है इनका जो है डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। सॉरी डिमांड डिपॉजिट के बेस पर कि जमाएं किस प्रकार की होती है। देन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट द चेकेबल डिपॉजिट विच आर विड्रॉल बाय द हेल्प ऑफ चेक और ऑन डिमांड। तो जो बैंकिंग संस्थाएं होती है वो जब ग्राहकों से जो पैसा एकत्रित करती है वो चेक के रूप में, वो जो है कैश के रूप में हो सकता है बट वो चेकेबल विड्रॉल होता है, आप उसको चेक के द्वारा कभी भी विड्रॉल करने का राइट रखते हो और ये जमाएं मांगने पर जो है आपको तुरंत प्रभाव से दी जाती है। देन इट इज नॉन एज डिमांड डिपॉजिट, इनको हम मांग जमाएं कहते हैं, जो ग्राहक के मांगते ही उसको तुरंत भुगतान करनी पड़ती है। तो ये समझ में आ गया कि बैंकिंग संस्थाएं किस प्रकार की जमाएं ग्राहकों से लेती है। देन अनदर टाइप्स ऑफ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो होता है दे जो है वो कस्टमर्स से जो डिपॉजिट इन्वॉल्व करती है बट डिपॉजिट के फॉर्म में नहीं होती है। दे रिसीव द अमाउंट फ्रॉम पब्लिक और पॉपुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, वो प्रीमियम के रूप में जो है वो पैसा प्राप्त करती है। इंस्टॉलमेंट वाइज होती है प्रीमियम की, वो इंस्टॉलमेंट वाइज आपको एक सर्टेन डेट पे जमा कराना कंपलसरी होता है। इट इज द फाउंडेशन दैट यू मस्ट डिपॉजिट द प्रीमियम ऑन ए सर्टेन और ए फिक्स डेट। आपके ऊपर बाउंडेशन होती है कि आप उसको एक फिक्स डेट पर बैंक उसमें डिपॉजिट कराए ही कराए, और उसके बाद विड्रॉल जो होता है वो इजी गोइंग नहीं होता, आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है कि आपकी आज डिमांड हुई और आप आज उसको जो है वो विड्रॉल कर लो। एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद और एक सर्टेन डेट के बाद आपको इसका राइट मिलता है, यू हैव राइट टू विड्रॉल इट, तो आप उसको वापस वहाँ से निकाल सकते हो।
तो पहला अंतर तो जमा का ही हो गया कि ये जो जमा करती है वो जमा के रूप में होता है, धन के रूप में होता है। यहाँ धन लिया जाता है बट प्रीमियम और इंस्टॉलमेंट के रूप में लिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है क्रेडिट क्रिएशंस, कि विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। देन ऑब्वियसली बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन द कंट्री। इनके थ्रू देश में साख का सृजन किया जाता है। ये प्राथमिक जमाएं और व्युत्पन्न जमाएं दोनों को मिला करके कई गुना देश में जो है वो साख का सृजन कर लेती है। देन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस मेन फंक्शंस जो होता है वो क्रेडिट क्रिएशन होता है। दे क्रिएट द क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट से डेरिवेटिव डिपॉजिट जो है वो क्रिएट होती है, और डेरिवेटिव और प्राइमरी दोनों डिपॉजिट को मिला दिया जाता हो तो एक बहुत बड़ी अमाउंट जो होती है वो क्रेडिट क्रिएशन के रूप में कंट्री में क्रिएट हो जाती है और मनी की सप्लाई को एक्सेस करते हैं। When non-banking institutions are not involved in the function of credit creation, they do not create any type of credit in the country. They do not create the supply of money in the country due to primary deposit. तो ये जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होती है ये प्राइमरी जमा से किसी भी प्रकार की जो है वो आपकी व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न नहीं करते हैं। हाँ, ये लोन देते हैं, वापस ब्याज लेते हैं, फिर लोन देते हैं, वो काम जरूर करते हैं बट ये क्रेडिट क्रिएशन का जो फंक्शन है एटलीस्ट वो नहीं करते हैं और इतना एक्सेस में नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि जो लिक्विडिटी का जो सबसे पहला होता है कि लोनिंग की अमाउंट, कि किस स्टाइल्स का लोन जो है वो इन दोनों के थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है। देन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट द लोन ऑफ मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म। मिड टर्म और शॉर्ट टर्म लोन ही जो है वो बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट द लोन ऑफ लॉन्ग टर्म। ऑलमोस्ट जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होती है वो दीर्घकालीन ऋण जो होती है वो स्वीकृत करती है। वो अपने जिन्होंने भी ये बीमा पॉलिसियाँ ले रखी है या ये बॉन्ड ले रखा है उनको लॉन्ग टर्म में जाकर के वापस रिटर्न सहित इन्वेस्ट करती है। उसके बाद होता है लिक्विडिटी पर, कि लिक्विडिटी पर किसकी जो कंसंट्रेशंस होती है वो हाई होती है। देन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस गिव देयर कंसंट्रेशंस ऑन मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। उनको कोषों की तरलता पर ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर किसी भी टाइम उनसे मांगने के लिए आ सकता है और डिपॉजिट जो है वो डिमांड डिपॉजिट है मांगने पे देना कंपलसरी होता है। तो इन पे प्रेशर होता है कि ये लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखे और एटलीस्ट 30 to 40% जो होता है इनकी टोटल डिपॉजिट का इनको कैश फॉर्म में रखना कंपलसरी होता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट और अकॉर्डिंग टू बैंकिंग एक्ट। बट यहाँ पर लिक्विडिटी मेंटेनेंस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, इतना महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि एक प्रोसेस लगती है आपको वापस अपनी पॉलिसी को विड्रॉल करने में, तब तक ये वापस फंड करने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होती है ये लिक्विडिटी मेंटेन कर करके नहीं चलती है। उसके बाद होता है कि रिजर्व रेशो रखने की बाउंडेशंस। देन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पे जो है वो एसएलआर एंड सीआरआर के जो रखने की बाउंडेशंस होती है वो अकॉर्डिंग टू एक्ट होती है। उनको अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स जो है वो नगद कोषानुपात और वैधानिक कोषानुपात रखना कंपलसरी होता है। एक को वो अपने पास कैश में रखते हैं और सीआरआर को उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजना कंपलसरी होता है। देन देयर इज नो सीआरआर एंड नो एसएलआर। किसी भी प्रकार के जो है कोष को रखने की कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं है, उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है और ऐसे कोई कोष ही नहीं है जैसे सीआरआर एसएलआर नाम के जो गैर बैंकिंग संस्थाओं को अपने यहाँ रखने पड़ते हो। उसके बाद होता है कि जो लोन का जो होता है एक्सेप्टेंस में कितना टाइम से लगता है। Then in banking institutions there is a long process to accept the loan and strict rules and regulation which is necessary to follow. तो बैंकिंग संस्थाओं में जो ऋण स्वीकृति के नियम होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं, सख्त होते हैं और बहुत सी वैधानिक अनिवार्यताओं को पूरा करना पड़ता है, तब जाके ऋणों की स्वीकृति होती है। एंड इट मे बी पॉसिबल कि लोन की एक्सेप्टेंस में डिले हो जाए, बट वहाँ जो है वो लोन इशूइंग में प्रोसेस जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, बहुत फास्ट आपका लोन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि सब कुछ उनकी नज़र में होता है, ये सिक्योरिटी और ये लोन, ये उसकी मैच्योरिटी डेट और आपको पे कर दिया जाता है। तो ऋणों की स्वीकृति में विलंब जो है वो गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा कम से कम लगाया जाता है। देन अगेन आता है कि रिकवरी में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो कितनी होती है। देन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वैसे लॉन्ग लार्ज प्रॉब्लम्स इन रिकवरी द लोन,
कभी कभी ऐसा होता है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अनसिक्योर्ड लोन दे देती है, अब उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाती है। और अगर सिक्योर्ड भी दिया है तो जो उसने कोलेट्रल रखा है एटलीस्ट एज ए सिक्योरिटी जो रखा उसको सेल करने में प्रॉब्लम होती है, तो लोन की रिकवरी में डिले हो सकता है। बैंक को वापस ऋण वसूल करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपकी जो वसूली है वो अपेक्षाकृत आसान हो जाती है, कंपेरेटिवली इजी है रिकवरी की प्रोसेस, क्योंकि वो पूरी पॉलिसी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बाद थे। आपका जो बॉन्ड था आपने एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रख रखा है, तो आप उस बॉन्ड को या तो मैच्योरिटी डेट तक रख लीजिए या उसको अभी जो है फास्ट उसको ब्रेक डाउन करवा करके जो भी अमाउंट उसकी निकल रखी है आप वो वापस रिकवरी में काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर वसूली बहुत आसान होती है। देन अगेन आता है ओबेइंग ऑफ रूल्स और रेगुलेशन। Then on banking institutions there are a large banking laws which are necessary to follow the and obey the rules or regulation strictly. For example, Banking Act 1949, RBI Act 1934, Banking Companies Act 1970। तो इन एक्ट की, इन अधिनियमों की बैंकिंग संस्थाओं के लिए पालना करना अनिवार्यता है, वैधानिक बाध्यता है कि वो इनको फॉलो करें। देन अनदर टाइप्स ऑफ जो वहाँ पर होते हैं वो फाइनेंशियल रेगुलेशंस होते हैं। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को वित्तीय अधिनियमों की पालना करनी पड़ती है। जो भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं उनको, उन नॉर्म्स को, उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना कंपलसरी होता है। देन अगेन आता है कि यहाँ पर बहुत सारे बैंकिंग अधिनियम है, जबकि वहाँ पर जाकर के जो है वो कुछ वित्तीय अधिनियम है। देन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो अब आपने देखा कि बैंकिंग संस्थाओं में और नॉन बैंकिंग संस्थाओं में रात और दिन का अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये संस्थाएं अलग अलग टाइप के काम करती है और अलग अलग टाइप का जो है वो फंक्शंस करती है। अब आता है कि इनके फंक्शन, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है बचतों का संग्रह, कि ये संस्थाएं जो है वो सेविंग का कलेक्शन करती है, बचतों का संग्रह। इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है वो लार्ज अमाउंट में पब्लिक की जो स्मॉल स्मॉल सेविंग्स होती है, पब्लिक की जो स्मॉल स्मॉल सेविंग होती है, ये इंस्टीट्यूशंस उन सेविंग को कलेक्ट करने का काम करते हैं। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से कलेक्ट करती है और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से कलेक्ट करती है। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आपको क्या देती है, पॉलिसी देती है, जीवन बीमा जो है पॉलिसी वो ले लीजिए, अग्नि बीमा पॉलिसी ले लीजिए, आप कोई बॉन्ड परचेज कर लिए यूटीआई का, तो इस हिसाब से आपको छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट और प्रीमियम देना है और आपकी एक लार्ज स्केल की पॉलिसी और सेविंग प्रिपेयर हो जाती है। एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो होती है वो आपसे स्मॉल स्मॉल डिपॉजिट लेती है, आपके खाते में जमा कर देती है। उस खाते में जब एक्सेस में पैसा हो जाता है तो आप उस स्मॉल स्मॉल सेविंग को एक एफडी में कन्वर्ट करने का राइट रखते हो। तो पहला कार्य इनके द्वारा जो किया जाता है वो किया जाता है देश में बचतों का संग्रह, सेविंग का कलेक्शन। लोगों के पास जो स्मॉल स्मॉल अमाउंट में जो वेल्थ होती है, जो धन होता है, एटलीस्ट ये उसको आकर्षक अट्रैक्टिव स्कीम्स में जो है वो करते हैं और इन जमाओं को संग्रहित कर करके उनको आगे देश के विकास में काम लेने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन आता है उपभोक्ता साख की पूर्ति। सेकेंड फंक्शन आता है उपभोक्ता साख। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस टू टाइप्स की जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्टिव एंड सेकंड इज नॉन प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दिया जाता है, उससे इंडस्ट्री का सेटअप होता है, ट्रेड का सेटअप होता है और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है। बट जो नॉन प्रोडक्टिव होती है इट इज नॉन एज कंज्यूमरेबल क्रेडिट, उपभोक्ता साख। तो दोनों प्रकार की संस्थाओं का एक मेन काम होता है कि ये उपभोक्ता साख प्रदान करती है। अब आपको कंजम्पशन के लिए किसके लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको हाउस का कंस्ट्रक्शन करना है, देन हाउस लोन आपको मिल जाएगा। आपको कोई साधन खरीदना है, वाहन खरीदना है, तो वाहन ऋण आपका स्वीकृत हो जाता है। आपको एजुकेशन लेनी है तो आपको शिक्षा के लिए लोन मिल जाता है। आपको आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है तो भी आपको लोनिंग मिल जाता है। देन दीज टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज आर नोन एज कंज्यूमरेबल क्रेडिट। इन सभी प्रकार की जो उधार देने की प्रक्रियाएं हैं उनको हम उपभोक्ता साख के नाम से जानते हैं। ये आपके कंजम्पशन के पर्पस के लिए की जाती है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव किसी स्टाइल की इकोनॉमिक एक्टिविटी को रनिंग करना
नहीं होता है। नेक्स्ट आता है उद्योग व व्यापार की वित्त व्यवस्था। उद्योग व व्यापार की वित्त व्यवस्था, फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए जो है वो फाइनेंस का अरेंजमेंट करना भी इन इंस्टीट्यूशंस का मेन फंक्शन होता है। हमारी कंट्री के जो पिलर्स है वो इंडस्ट्री और ट्रेड है, और इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेक्टर को जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट में लोन की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोनों टाइप्स की जो इंस्टीट्यूशंस होती है वो हमारी कंट्री में ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करती है, और जिससे हमारे देश में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों की स्थापना होती है, या जो हमारा व्यापार की गतिविधियां है वो थोड़ी सी तीव्र गति से हो जाती है। तो ट्रेड फैसिलिटी जो है वो रैपिड रेट से इंक्रीज होती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री में पॉसिबल हो जाता है। देन नेक्स्ट फंक्शन आता है सरकार के लिए वित्त, फाइनेंस फॉर गवर्नमेंट। सरकार के लिए वित्त, फाइनेंस फॉर गवर्नमेंट। तो इन इंस्टीट्यूशंस का एक काम ये होता है कि ये गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, सरकार को वित्त प्रदान करती है। बैंकों के माध्यम से जब कभी भी सरकार को अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए तो ये बैंक उनको लोन देते हैं, किसी प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए लोन चाहिए तो भी बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है। और इसी प्रकार जीवन बीमा कंपनियां भी सरकार को ऋण देती है, और सामान्य बीमा कंपनियां वो भी गवर्नमेंट को ऋण देती है। तो सरकार को जब कभी भी अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, किसी बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी इंडस्ट्री, बड़े प्लांट को सेटअप करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन दोनों संस्थाओं द्वारा सरकार को ऋण उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जोखिम का वितरण करना। जोखिम का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क अनदर फंक्शन है ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का, कि ये जोखिम का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। तो पहले नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन देखो किस स्टाइल से रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करती है, कि जैसे मैंने मेरे जीवन का बीमा कराया, इट मीन्स मेरी जो रिस्क है अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब वो बैंकिंग कंपनी के पास चली गई। इन फ्यूचर बाय द वे मुझे कुछ भी होता है तो LIC कंपनी जो है वो इसके लिए पे करेगी। मेरा माल है यहाँ से वहाँ भेज रही हूँ या गोडाउन में है तो मैंने उसका अग्नि बीमा या और कोई जो है वो करा रखा है। अगर अब मेरे माल को किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है देन इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इसको फुलफिल करेगी। तो दोनों ने क्या करा, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, दोनों ने मेरी रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप देखिए बैंक क्या करता है, बैंक भी रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है। बैंक ने मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, सेफ्टी नहीं है, चोर आ जाए कुछ हो जाए, तो मैं बैंक में डिपॉजिट करा देती हूँ। देन अगेन रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेरी रिस्क बैंक के पास ट्रांसफर हुई। मेरे पास गोल्ड है, कुछ और है, वैल्यूबल मेटल है, तो वो मैं बैंक में डिपॉजिट करा दूँ तो फिर रिस्क का डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस स्टाइल से बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का मेन फंक्शन है दे डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क। वो जो रिस्क होती है अपने कस्टमर की, उस रिस्क को अपने पास ले लेते हैं और इजी गोइंग उसको रिस्क से जो है वो फ्री कर देते हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन आता है बिल बाजार में स्थिरता। बिल बाजार में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन बिल मार्केट। हमारे देश में जो बिल मार्केट है एटलीस्ट उसमें स्टेबिलिटी लाने का काम भी इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू किया जाता है। बिल मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं तो ये उसमें स्टेबल लाने का प्रयास करते हैं। ये उस प्रकार की अनेक प्रकार की जो सिक्योरिटी होती है, दोनों प्रकार की संस्थाएं बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो होती है वो बिलों में ट्रांजेक्शन्स करती है। बिलों के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आता है एटलीस्ट उसको कंट्रोल करती है। बिलों के डिस्काउंटिंग की रेट को एक सर्टेन और एक फिक्स पॉइंट पर जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करती है, जिससे बिल के प्राइस में किसी स्टाइल का कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, और बिलों की डिस्काउंटिंग की रेट दोनों की सेम होने की वजह से बिल की वैल्यू जो है वो सेम रहती है, उसके प्राइस में ना अप्स होते हैं और ना डाउन होते हैं। और इस स्टाइल से बिलों में ट्रांजेक्शन कर करके बिल
मार्केट को सपोर्ट करते हैं कि हमारी कंट्री में भी एक वेल डेवलप्ड बिल मार्केट ऑर्गेनाइज हो सके। देन नेक्स्ट आता है वित्त बाजार में तरलता। नेक्स्ट जो इनका फंक्शन है वो है वित्त बाजार में तरलता। लिक्विडिटी, एंड बिल मार्केट, सॉरी फाइनेंस मार्केट, फाइनेंस मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट। अब हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसमें लिक्विडिटी मेंटेन करना इनका काम होता है। लिक्विडिटी मीन्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप मनी की सप्लाई को मेंटेन करके रखो कि जितने भी आपके कमिटमेंट आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, तो यू आर एलिजिबल टू फुलफिल देयर डिमांड, आप उसकी डिमांड को पूरा करने में सक्षम हो सकते हो। उसको तरलता का प्रबंध करना या तरलता बनाए रखना कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार की जो इंस्टीट्यूशंस होती है वो लिक्विडिटी मेंटेन करती है। मैं मेरी LIC पॉलिसी पर कभी भी LIC से लोन लेने जाऊँ, LIC एक्सेप्ट कर लेती है। मैं मेरा धन जो है बैंक से विड्रॉल करने के लिए जाऊँ तो बैंक मुझे आसानी से विड्रॉल करने की परमिशन देते हैं। तो ये इनका काम होता है कि लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखे, तरलता को बनाए रखे, कस्टमर की आवश्यकता के अनुरूप उसको वित्त की सप्लाई जो है वो लगातार करते रहे। नेक्स्ट आपका आता है ऋणी व ऋणदाता के बीच संपर्क का सूत्र। ऋणी व ऋणदाता के बीच संपर्क सूत्र। Then chain between lender and borrower। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका काम होता है कि ये लेंडर और बोरोवर के बीच एक चेन एज ए मीडिएटर का काम करते हैं। लेंडर बोरोवर को नहीं जानता, बोरोवर लेंडर को नहीं जानता है, लेकिन ये संस्थाएं जो होती हैं वो दोनों के बीच एक चेन बनती है। मैंने मेरा पैसा LIC पॉलिसी में बैंक को दे दिया, बैंक ने हो सकता है वो मेरा ही पैसा किसी और को लोन देने में काम कर लिया। और ऐसा ही अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कराती हूँ और मैं विड्रॉल करने बाय द वे नहीं जाऊँ कुछ दिनों तक, तो बैंक मेरे फंड का यूटिलाइजेशन या मेरी सेविंग का यूटिलाइजेशन किसी अदर पार्टी को लोन देने में कर सकती है। तो मेरा पैसा किसी और के पास चला गया, तो बैंक मीडिएटर बना क्योंकि हम दोनों अननोन हैं, एक दूसरे को नहीं जानते। मैं डिपॉजिटर हूँ और वो बोरोवर है, बट हम दोनों का मिलना नहीं होता, लेकिन मेरा पैसा बैंक में है इसलिए बैंक उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एक चेन का काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं और फंड को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट आता है नवीन वित्तीय कोषों का सृजन। नवीन वित्तीय कोषों का सृजन, क्रिएशन ऑफ न्यू फाइनेंशियल फंड। अब इन दोनों के द्वारा एक नए ही कोष का सृजन किया जाता है। नए कोष का कैसे सृजन किया जाता है कि जैसे बैंक तो इजी गोइंग कर लेते, क्रेडिट क्रिएशन, मेरी जमा रखा, CRR रखा, फिर किसी को लोन दिया, फिर लोन चेक में था, वापस लिया, फिर रखा, फिर CRR रखा, फिर लोन दिया। तो नेचुरली होता है कि उन्होंने तो क्रिएट कर लिया न्यू फंड। बट अब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कैसे करती है, तो सेम वही नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में होता है। मैं इंस्टॉलमेंट देती जा रही हूँ, ऐसे ही बहुत सारे लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, वो उन सभी लोगों की इंस्टॉलमेंट प्रीमियम की अमाउंट को किसी एक को लोन देने में काम में ले लेता है। फिर हम नेक्स्ट मंथ फिर प्रीमियम देते हैं, फिर वो हम सब की अमाउंट को किसी थर्ड पार्टी को लोनिंग का दे देता है। अब थर्ड पार्टी ने जो लोन लिया है वो हो सकता है चेक में दिया हो, किसी और में दिया हो, या उससे फिर और पैसा ले लेता हो। तो बैंक इस स्टाइल से उससे जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट से वापस एक नया फंड बन जाता है। तो बैंक इस स्टाइल से जो है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी कुछ नवीन कोषों का सृजन कर सकती है, जो हमारे फंड को, हमारे प्रीमियम को वो किसी को लोन देती है, वहाँ से उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एटलीस्ट उससे अपने आप एक फंड हो जाता है। और लास्ट का है अर्थव्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इन
इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के लिए हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। ये ट्रेड को लोन देते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन देते हैं, तो भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ रेट हायर होती है। उधर LIC जो है वो सिक्योरिटी दे रही है, सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है, तो भी ट्रेड मोटिवेट हो रहा है, तो वहाँ से भी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई होती है। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के बिहार पर हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है एटलीस्ट वो हाई हो रही है। तो दीज आर द मेन फंक्शन और मेन इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो आज मैंने आपको ये बताया कि रियल में वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं क्या होती है। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं दो प्रकार की थी, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। मैंने आपको इन दोनों का अंतर बताया कि बैंकिंग क्या होती है और नॉन बैंकिंग क्या होती है और उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। और लास्ट में मैंने आपको इनका फाइनेंस इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशंस के मेन फंक्शन और इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया है।